Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to study about agriculture of Bihar. बिहार की कृषि के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। बिहार की कृषि क्या है, वर्तमान में बिहार की कृषि की क्या स्थिति है, बिहार कृषि में पिछड़ा है तो इसका क्या कारण है, इसके क्या समाधान है, सरकार ने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए हैं और एक वे फॉरवर्ड देने की कोशिश करेंगे कि इस कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने का क्या क्या उपाय हो सकता है। आप मेंस के आंसर राइटिंग में इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको इस वीडियो से मेंस का एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि मेंस में आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम राजकुमार है और मेरे बारे में कोई ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाए तो इंट्रोडक्शन क्या होगा। सबसे पहले आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस क्यों है। तो एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस आप इस प्रकार दिखा सकते हैं कि एग्रीकल्चर फूड प्रोवाइड करता है हंग्री लोगों को और लोगों की भूख को यह मिटाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है सेकेंडरी सेक्टर को और इसके अलावा एग्रीकल्चर ही टर्शियरी सेक्टर को रन करने में भी मदद करता है। ये तीनों सेक्टर आपस में मिलकर किसी भी देश या किसी भी राज्य की इकोनॉमी को ये चलाते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि एग्रीकल्चर अगर सस्टेन रहता है तो हमारे देश की या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अच्छे से चलती रहती है। यह पहला हो गया। दूसरा, बिहार से रिलेटेड आप कुछ पॉइंट डालेंगे कि बिहार में एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है। तो देखिए, बिहार एक फर्टाइल एग्रीकल्चर से अगर आपको कोई पूछा जाए तो आप इंट्रोडक्शन एक पॉजिटिव इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करेंगे। अगर पॉजिटिव इंट्रोडक्शन होता है तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है, तो इसीलिए पॉजिटिव इंट्रोडक्शन होता है। तो बिहार में एग्रीकल्चर के बहुत ही सारे स्कोप हैं, जैसे कि फर्टाइल लैंड है, एलुवियल सॉइल की, और बिहार में बहुत सारे रिवर्स हैं और रिवर स्ट्रीम्स हैं जो कि हिमालय और पेनिनसुलर रिवर दोनों हैं, जिससे कि बिहार में कृषि के लिए जो आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं हैं इरिगेशन और सॉइल की, ये दोनों पूरे होते हैं। इसी के कारण बिहार में एग्रीकल्चर का बहुत ही स्कोप है। तो दूसरा पॉइंट आप ये डाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप ये डालिए कि वर्तमान में बिहार में 76% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। यह इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का डाटा है। और इसके अलावा बिहार के लगभग 94% जो क्षेत्र है कृषि के लिए वह फर्टाइल सॉइल है, जो कि एलुवियल सॉइल है, फर्टाइल एलुवियल सॉइल है, जो कि बिहार में एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट का एक बहुत ही अच्छा स्कोप प्रोवाइड करता है। इसलिए बिहार में एग्रीकल्चर का ग्रोथ हो सकता है। और लास्टली आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक कोट दे सकते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि एग्रीकल्चर बिहार की कोर कॉम्पिटेंस है, यानी बिहार को इसमें एक अच्छा महारत हासिल है। इसलिए एग्रीकल्चर का बिहार में बहुत ही स्कोप है और बिहार को एग्रीकल्चर पे ध्यान देना चाहिए। तो आप ये सब इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। इसी सब को आप कंसाइज करके इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वह है बॉडी का सेक्शन। तो बॉडी के सेक्शन में आप ये ध्यान रखिएगा कि बॉडी का सेक्शन वो 2-4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसमें कि पॉजिटिव, नेगेटिव या जो क्वेश्चन में डिमांड किया जाता है उस डिमांड को आपको फुलफिल करना है। इसीलिए बॉडी अलग अलग हो सकती है। तो बॉडी क्वेश्चन के मूड पे डिपेंड करता है कि बॉडी कैसा होगा। तो आप एक जनरल ओवरव्यू ले लीजिए कि बॉडी में क्या लिखा जाएगा। तो वर्तमान में बिहार की लगभग 85% आबादी है वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ पे निर्भर करती है। बिहार की रिच नेचुरल रिसोर्स हैं, जैसे कि अलुवियल फर्टाइल सॉइल, यह बिहार के एग्रीकल्चर के लिए एक अच्छा रिसोर्स माना जाता है। इसके अलावा बिहार में रिवर जो कि हिमालयन नदी है वो हमेशा इसमें सालों भर पानी होता है, इसलिए बिहार में इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है। बिहार की क्रॉपिंग इंटेंसिटी 144% है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इसको कहते हैं कि एक ही खेत में कितनी बार फसल को एक साल में उगाया जा सकता है, तो इसका जो है परसेंटेज है वह 144% है। बिहार की लगभग 13.7 करोड़ पॉपुलेशन है और इन सभी पॉपुलेशन के फूड के डिमांड को मीट करने के लिए एग्रीकल्चर बिहार की एक ज़रूरत बन जाती है। इसके अलावा बिहार की लगभग 1/3 पॉपुलेशन यानी 1/3 पॉपुलेशन बिहार की वह अभी भी पुअर है एज पर द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2023। तो अगर ये सभी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ऐसी के अलाइड एक्टिविटीज़ पे निर्भर करती है तो उनका जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इसलिए एग्रीकल्चर बिहार को बढ़ावा देना चाहिए। और बिहार में जो बच्चे हैं वो कुपोषण
या महिलाएं हैं, वो सब जो महिलाएं बेकार घर में रहती हैं, उनको एग्रीकल्चर से एक अच्छा रिसोर्स मिल जाएगा, उनके इनकम को सपोर्ट मिलेगा। इसलिए एग्रीकल्चर को बिहार में बढ़ावा देना चाहिए। अब देखिए, बिहार में 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, वो आप जान लीजिए। इससे पीटी में खास करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पीटी के पर्सपेक्टिव से आप इसे ध्यान रखिए कि बिहार में एग्रीकल्चर के लिए क्या है। तो बिहार में 4 एग्रीकल्चर के एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं। सबसे पहला है जोन 1। जोन 1 में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये वाला जोन की हम बात कर रहे हैं। ये जब वाला जो जोन है आपको पूरा ये नीला कलर का जो है, ये है जोन 1। और जोन 2 में कुल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये ब्राउन वाला जो जोन है, जहाँ मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये वह है ब्राउन वाला जोन, ये है जोन 2। और इसके अलावा जोन 3A, इस जोन 3A में है 6 डिस्ट्रिक्ट से, सॉरी ये जोन यहाँ है जोन 3A, इसमें है 6 डिस्ट्रिक्ट। और ये जोन 4 का रीजन है जिसमें कि 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। लेकिन जोन 4 जोन लिखा जाता है, लेकिन इसमें जोन कुल 3 जोन केवल 3 ही डिवाइडेड है। और जोन 3 में ही 1 जोन A और जोन B, ये दोनों को सब कैटेगराइज कर दिया गया। इसलिए बिहार में कुल 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, लेकिन अगर इसको लिखा जाता है तो इसमें कुल 3 जोन ही लिखा जाता है कि जोन 3 में ही जोन 3A और 3B कर दिया। बॉडी का नेक्स्ट पार्ट है वह है लैंड यूटिलाइजेशन का, यानी बिहार अपने लैंड का किस प्रकार से यूटिलाइज कर रहा है, कहाँ पे कितनी परती जमीन है, कहाँ पे खेती हो रही है, कहाँ पे जंगल है, इन सभी का आपको इसमें मैप मिल जाएगा। तो देखिए, बिहार के कुल नेट सोन एरिया यानी जहाँ पे कृषि होते हैं वह है 54.2%, जहाँ पे कृषि होती है। इसके अलावा लैंड जो कि अनअवेलेबल है कल्टीवेशन के लिए वह 23.1% है। प्रति जमीन 12.7% है। और फैलो लैंड यानी अनकल्टिवेबल लैंड है, वो फैलो लैंड को छोड़कर वह 2.9%। इसको आप समझ लीजिए कि एक होती है प्रति जमीन आपने यहाँ देख लिया ये फैलो लैंड है। इसके अलावा वो सभी ज़मीनें जहाँ पे कृषि नहीं होते हैं वह है 2.9%। आप देख लीजिए, अगर कोई खेत होता है तो खेत का ये मान लीजिए ये सब खेत है, ये खेत का आड़ी होता है, तो इस पर कृषि तो नहीं ही ना होती है। अगर यहाँ भी खेत है तो इन दोनों का खेत का आड़ी ये हो जाएगा, फिर इसी प्रकार से इस खेत का आड़ी ये हो जाएगा। तो इन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो उन सभी को मिला के उसी प्रकार के लैंड का है ये तो 2.9%, जो कि बिहार का 1% है 7.6%, यह अकॉर्डिंग टू IFSR 2023। जबकि कल्चरेबल वेस्ट लैंड है वह 0.5% है। हमारा बॉडी का नेक्स्ट पार्ट है कि बिहार में एग्रीकल्चर की नीड क्यों है, कि बिहार क्यों एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए बिहार में। तो बिहार में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने का एक मुख्य कारण यह भी है कि बिहार में जो अभी कुपोषण या फिर हंगर ये सब हैं, उन सभी को दूर करने के लिए भी बिहार में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहिए। अभी देख लीजिए बिहार में कि कुपोषण या फिर हंगर की क्या स्थिति है। तो बिहार में देखिए चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स जो कि स्टंटेड है। स्टंटेड का अर्थ होता है वो सभी बच्चे जो अपने उम्र के हिसाब से छोटे रह जाते हैं, उम्र बढ़ जाती है जबकि बच्चे छोटे रह जाते हैं। तो स्टंटेड का आप ये देख लीजिए, ये बच्चे हैं वो इनकी जो उम्र बढ़ गई है लेकिन इन बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी है, यानी उम्र के हिसाब से इनकी हाइट नहीं बढ़ी है, तो वो बच्चे स्टंटेड हो गए हैं। तो इन सभी बच्चों के प्रतिशत है 42.9% बच्चे जो कि 5 साल से कम है वो स्टंटेड हैं, जबकि 5 साल से कम बच्चे जो कि वेस्टेड हैं, यानी उन बच्चों की हाइट बढ़ गई है। ये देखिए वेस्टेड बच्चे हैं, इनकी हाइट बढ़ गई लेकिन इनका बॉडी वेट नहीं बढ़ा है। तो इन सभी बच्चों के जो है वो 22.9% बच्चे हैं 5 साल से कम, वो अभी वेस्टेड हैं। जबकि चिल्ड्रेन अंडर 5 हु आर सीवियरली वेस्टेड, यानी 5 साल से कम वैसे बच्चे जो कि कुपोषण के बहुत बुरी तरह से कुपोषण के शिकार हो गए हैं, तो ये है 8.8% बच्चे। जबकि वैसे बच्चे 5 साल से कम जो कि अंडरवेट हैं, यानी कि उनका वजन बहुत ही कम है, वो है 41.5% बच्चे। इन सभी डाटा को आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप अपना आंसर लिखेंगे, चाहे हेल्थ में या फिर फूड सिक्योरिटी में। बिहार में फूड सिक्योरिटी की क्या क्या स्थिति है, तो इन सब डाटा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इन सभी चीज़ों को काउंटर करने के लिए भी बिहार में एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बिहार में एग्रीकल्चर की ज़रूरत है कि बिहार में एग्रीकल्चर अच्छी तरीके से हो। अब देखिए बड़ी के ही नेक्स्ट पार्ट में यह है कि बिहार में कृषि के विकास में क्या क्या बाधाएं हैं। तो बिहार के कृषि के विकास में क्या क्या बाधाएं हैं हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला बाधा है अनइवन मानसून, यानी मानसून का एक समान नहीं होना। कभी कभी आप देखते हैं कि मानसून खूब हो जाती है, कभी कभी बरसात नहीं होती है, कभी कभी बरसात बहुत समय बाद होती है। जब फसलों को पानी की ज़रूरत होती है पानी होती नहीं है, जब फसल पक जाते हैं तब पानी होते हैं। तो उन सभी रीजन का भी प्रमुख रीजन है कि बिहार में कृषि का अच्छा से विकास नहीं हुआ है। देखिए बिहार में एवरेज रेनफॉल 1012 मिलीमीटर है, जो कि पूरे साल नहीं होता है, वह बरसात के 3 महीने में ही यह बारिश हो जाती है। ये देखिए मानसून के 3 महीने में ही कंसंट्रेटेड है, जो कि 90% पानी है बिहार में मानसून का, वह मात्र 3 महीने में हो जाती है। इसके अलावा मात्र 56% खेती है ऐसी जहाँ पे कि इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी से अवेलेबल है, और उसके अलावा जो भी खेत बचते हैं वहाँ पे या तो कुएं से होता है इरिगेशन या फिर वो बरसात पे डिपेंडेंट रहते हैं। इन सभी के कारण वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो पाती है, जिसके कारण वहाँ पे एग्रीकल्चर सही से डेवलप हुआ नहीं है। दूसरा जो मेन कारण बताया जाता है वो है लिमिटेड यूज ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी का अगर यूज नहीं होता है तो कृषि में ह्यूमन लेबर को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जबकि उनकी प्रोडक्टिविटी होती है इन कंपैरिजन टू मशीन वो बहुत ही लो होती है। तो इन सभी कारण से भी बिहार में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हुआ है। जो तीसरा रीजन बताया जाता है वह है स्मॉल लैंड होल्डिंग, यानी ज़मीन का बहुत छोटा होना है। आप देखेंगे कि बिहार में जो लोग खेती करते हैं उनके ज़मीन का जो होता है साइज वह बहुत ही छोटा है, और भाई भाई में अगर बंटवारा हो जाता है तो वो ज़मीन और छोटे छोटे हो जाते हैं। तो छोटे छोटे ज़मीन पे कृषि करना थोड़ा सा दुर्लभ हो जाता है, और यहाँ पे ट्रैक्टर चलाएंगे या फिर बड़े बड़े मशीन का अगर यूज करेंगे तो वो भी सही से नहीं हो पाता है। अब कुछ डाटा देख लीजिए कि बिहार की एवरेज लैंड होल्डिंग 0.39 हेक्टेयर है, जबकि यह पंजाब हरियाणा में यह लगभग 80 हेक्टेयर के आसपास है एवरेज लैंड होल्डिंग। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर बिहार में 75% हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स वैसे होते हैं जिनके पास 2 से 3 हेक्टेयर की लैंड होल्डिंग है, ये बिहार में 75% हैं। ये सभी डाटा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का। एग्रीकल्चर के विकास में चौथा मेन जो रीजन है वह है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड या फिर ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरिंग, इन सभी का बिहार में सही से विकास नहीं हो पाया है। इन सभी कारणों से भी बिहार में एग्रीकल्चर अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ होता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार अभी भी बिहार के 12 जिले ऐसे हैं जहाँ पे एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। हमारा जो पांचवा है रीजन वो रीजन है पॉपुलेशन। देखिए बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 89% आबादी रहती है बिहार की। तो 89% अगर आबादी रहती है तो उनके जो एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी होने के कारण इनमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं जिसको आप इस प्रकार से समझिए, जैसे कि मान लीजिए यह एक खेत है, यहाँ पे अगर 4 लोग मिलकर काम करेंगे, तो इस खेत में बढ़िया से काम कर सकते हैं और उन पर कोई भी बर्डन नहीं आएगा। लेकिन हम उसी खेत में अगर 16 लोग मिला देंगे, अगर इसमें 16 लोग काम करने लगेंगे तो क्या होगा, काम तो उतना ही रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि अगर 16 लोग मिल जाएंगे तो यह खेत एकदम सोना उगलने लगेगा, काम उतना ही रहेगा। और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है, लैंड की प्रोडक्टिविटी वो उतनी ही रहेगी। लेकिन ये क्या होगा कि लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे, बस वो इस पर जुड़े हुए रहेंगे कि लोगों को लगेगा कि भाई काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं। किस प्रकार के अनएम्प्लॉयड हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी परछुन बेरोजगारी बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाती है। छठा मेन रीजन अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर, यानी बिहार में अभी भी प्रिमिटिव तरीके से एग्रीकल्चर किया जाता है, जैसे कि बैल का यूज किया जाता है। हमारा जो सातवां है वह है लिमिटेड एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट। देखिए
बिहार ही नहीं पूरे भारत में एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होता है, और एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण एग्रीकल्चर में नए नए डिस्कवरी नहीं हो पाते हैं। साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं होने के कारण एग्रीकल्चर में पिछड़ापन देखा जाता है बिहार के क्षेत्रों में या फिर पूरे भारत में। इसके अलावा फार्म लोन बिहार में या फिर पूरे भारत में फार्म लोन का इंटरेस्ट रेट भी अभी बहुत हायर होता है। इसी के कारण किसान अपने खेतों में नए नए मशीन का यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन मशीनों को उनके लिए हायर करना ही एक चैलेंज बन जाता है। अब देखिए गवर्नमेंट की पहल यानी सरकार इसके लिए क्या क्या काम कर रही है। देखिए सरकार इसके लिए बहुत ही काम की है। सबसे पहला एग्रीकल्चर कैबिनेट 2011 में बनाया गया था। तो एग्रीकल्चर कैबिनेट का मेन उद्देश्य यह था कि बिहार में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हो, किसानों की समस्या को सुने और उसके जो जो उपाय हो उसको किसानों को समझाए, और उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इन एग्रीकल्चर कैबिनेट को बनाया गया था 2011 में। दूसरा देखिए एग्रीकल्चर रोड मैप बिहार में 2008 से ही लागू किया गया था। अभी चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप 2023 से लेकर 28 के लिए लागू किया गया, जिसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में उद्घाटन भी किया था, एग्रीकल्चर रोड मैप को लॉन्च किया था। अब इरिगेशन के लिए देखिए क्या किया गया है। तो इरिगेशन के लिए देखिए मेजर कैनाल्स, जैसे कि बड़े बड़े कैनाल्स बनाए गए, नहर बनाए, जिसमें सोन नहर या त्रिवेणी नहर, इन सभी नहरों से बिहार के जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे सिंचाई का प्रबंध किया गया है। इसके अलावा छोटे और मीडियम डैम्स या चेक डैम्स बनाए गए हैं, जिससे कि पानी निकालकर एग्रीकल्चर के फार्मर्स को प्रोवाइड किया जा सकते हैं। और इरिगेशन के लिए पार्टिसिपेटरी इरिगेशन स्कीम लॉन्च किया गया है। तो पार्टिसिपेटरी इरिगेशन स्कीम इस प्रकार के होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4 खेत हैं, अगर हर किसान अपने अपने खेत में एक ट्यूबवेल लगाएगा तो इनका खर्च भी बहुत बढ़ जाएगा और लैंड भी घेरा जाएगा, इतना इतना लैंड घेराएगा तो कुल मिला के इतना लैंड हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही किसान अपने खेत में ट्यूबवेल लगाएगा तो इसी को पाइप कनेक्ट करके हर खेत में ये सिंचाई कर सकता है। तो इन सभी स्कीम को यहाँ पार्टिसिपेटरी इरिगेशन स्कीम में बढ़ावा दिया गया था। इसके अलावा बिहार सरकार इंटरलिंकिंग कर रही है नदियों का, जैसे कि कोसी और मेची को इंटरलिंक किया गया था। तो इससे क्या होगा कि जिस रीजन में पानी की कमी होगी उस रीजन में इस नदियों से एक्स्ट्रा पानी को लाया जाएगा और वहाँ के किसानों को पानी प्रोवाइड किया जाएगा इरिगेशन के लिए। 7 निश्चय 2 के अंदर हर खेत सिंचाई का पानी का प्रावधान है। इसके अलावा जल जीवन हरियाली मिशन में जल और जंगल इस दोनों को प्रिजर्व किया जाएगा, ताकि किसानों को पानी भी मिलता रहे और जंगल को भी प्रिजर्व किया जा सके। ये जल जीवन हरियाली मिशन का उद्देश्य था। अब देखिए प्रोडक्ट यानी कि किसान तो देखिए अब एग्रीकल्चर कर लिए, वो कटाई भी कर लिए, छटाई भी कर लिए। अब जो प्रोडक्ट हुआ है उस प्रोडक्ट का क्या किया जाए, उसके लिए सरकार ने भी कुछ काम किए हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक कॉरिडोर 13 डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था। और बिहार सरकार जो वो मंडी होती थी उस मंडी का भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ताकि किसान अपनी मूल्य पे वहाँ पे अपने सामान को बेच सकते हैं। और देखिए बिहार सरकार ब्रिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन टू ईस्टर्न एरिया इस चीज़ पे फोकस कर रही है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे कि भारत के पश्चिमी राज्यों में आया था शुरू में, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश या फिर साउथ में कुछ तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट और आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में। अब बिहार सरकार यह फोकस कर रही है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को बिहार और ईस्टर्न एरिया में लाया जाए। इसके लिए भी बिहार सरकार काम कर रही है। बिहार सरकार मिलेट मिशन पे काम कर रही है, ताकि अगर क्लाइमेट चेंज हो तो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए मिलेट जो होगा ये कारगर उपाय होगा कि क्लाइमेट चेंज का असर एग्रीकल्चर के किसानों पे ना पड़े। अब क्लाइमेट चेंज देखिए एक रियलिटी है, तो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए किसानों को क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम के तहत किसानों को यह सिखाया जाता है कि बदलते इन्वायरमेंट में और बदलते क्लाइमेट को टैकल करने के लिए किसान क्या क्या उपाय कर सकते हैं, वह क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम में किसानों को सिखाया जाता है। और किसानों के देखिए इनकम को बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर पे भी फोकस दिया जाता है। एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर ऐसे होते हैं जैसे कि
कोई भी किसान अपने खेत पे कुछ एरिया पे देखिए यहाँ पे खेती करेंगे, यहाँ पे पशुओं को पाल लेंगे, यहाँ पे मुर्गी पाल लेते हैं, या फिर यहाँ पे सब्जियां उगा लेंगे, यहाँ पे कुछ और चीज़ उगा लेंगे। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए जिस समय अगर फार्मिंग अच्छी से नहीं हुए, खेती अच्छी से नहीं हुए, तो गाय या फिर मुर्गी, ये पशु जो हैं ये किसानों के इनकम को सपोर्ट करते रहेंगे और उनका ये नहीं होगा कि इनकम पूरी तरह से चरमरा जाए। इन सभी चीज़ों पे भी बिहार सरकार ने काम किया है। अब देखिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, यानी आगे का रास्ता क्या अपनाना चाहिए। तो आगे का रास्ता यह हो सकता है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहिए, कि किसान एक दूसरे से मिलकर काम करे और एक दूसरे को सपोर्ट करे। किसानों को इजी इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड किया जा सके और इंटरेस्ट रेट हायर ना हो। और किसान देखिए फार्म मैकेनाइजेशन को प्रमोट किया जाए बिहार में, कि किसान अपने खेतों में मशीन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सके। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी अच्छी होने के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि रोड को सही से किया जा सके, या फिर कोल्ड स्टोरिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया ही जा रहा है, इसको और बूस्ट किया जाए। मार्केटिंग अच्छी से हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, एग्री एलाइड सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बर्डन है पॉपुलेशन का वह एग्रीकल्चर से हटाया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी सेकेंडरी सेक्टर देखिए बिहार में जो है वह उद्योगों का विकास बहुत ही कम हुआ है, तो उद्योगों का विकास पे भी बिहार सरकार को ध्यान दिया जाना चाहिए। और जो टर्शरी सेक्टर है यानी सर्विस सेक्टर, इस पे भी जो टैलेंटेड लोग हैं या फिर स्किल्ड लोग हैं उनको टर्शरी सेक्टर में जोड़ा जाए, ताकि एग्रीकल्चर से बर्डन। कंक्लूजन एक पॉजिटिव होना चाहिए और इसमें आपकी पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए। इसी के लिए आप ये कर सकते हैं कि देखिए बिहार वर्तमान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य है। आलू में यह तीसरा राज्य है, आलू उत्पादन में। लीची में यह पहला राज्य है। मखाना उत्पादन में बिहार पहला राज्य है। तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां के बिहार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसी के लिए बिहार को एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहिए। और एग्रीकल्चर के लिए आप यह भी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर बिहार की बैकबोन है। यहाँ की 76% आबादी अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए बिहार सरकार और बिहार इसको स्किप नहीं कर सकता है, बिहार को इसको बढ़ावा देना चाहिए। फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि एग्रीकल्चर बिहार की कोर कॉम्पिटेंस है और बिहार को इसको हार्नेस करना चाहिए अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। एग्रीकल्चर में नए नए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाना चाहिए और किसानों को इसके लिए ट्रेनिंग देना चाहिए कि वो एग्रीकल्चर में नए नए टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं, और एक स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहिए ताकि पर्यावरण का नुकसान कम से कम हो और लोगों के लिए जो फूड डिमांड है उसको भी मीट किया जा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।